नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। ये है नई सोच। 1 जुलाई को हमारे देश में नए कानून बनाए गए और नए कानून लागू किए गए। ऐसा लगा कि उसको जो पुराना हमारे दंड संहिता थी, उसको सरकार ने कहा कि हमने इसको न्याय की प्रक्रिया में लाने का प्रयास किया है और अब न्याय देने की प्रक्रिया और सुचारू रूप से हो पाएगी। लेकिन इसमें एक तबका ऐसा भी है जिसको लेकर सवाल हमारे मन में उठता है। वो है वो छात्र जो लॉ की पढ़ाई करते हैं। ध्यान दीजिए, समझिए कि एक तरफ जहां उन्होंने कितनी मुश्किल से सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं याद की होंगी और उसके बाद अभी जब वो वकील बन गए, अब उनको कितनी तकलीफ होगी कि किस तरीके से अब उनको नई धाराओं को एक तरीके से दोबारा से याद करना पड़ेगा। इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। पहले मैं आपको अपने सभी मेहमानों से परिचय करवा दूं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ऋषि जी और साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं निखिल, माफ कीजिएगा निशांत, जो कि एक लॉ स्टूडेंट है। और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट, नए नए एडवोकेट बने हमारे अमन सिंघल जी। आप सभी का बहुत स्वागत है। मेरा सवाल पहले एडवोकेट ऋषि जी आपसे है कि एक तरीके से हमारे देश में ये जो न्याय देने की प्रक्रिया का एक सरकार ने कहा कि हम न्याय देने की प्रक्रिया को और सुचारू रूप से बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ हमें देखने को मिलता है कि भले ही सरकार कहे कि न्याय देने की प्रक्रिया है, लेकिन दूसरी तरफ आप लॉ के छात्रों को पढ़ाते भी हैं, क्लैट के लिए कोचिंग भी देते हैं। तो उन लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, आपको कितनी दिक्कत आ रही है उन कानूनों को दोबारा से समझने में? और क्योंकि बच्चों ने तो सीआरपीसी और आईपीसी की धाराएं याद कर ली होंगी, तो उसके बाद अब उनको इसमें कितनी तकलीफ आ रही है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए क्षितिज, जहां तक एजुकेशन की बात है, पढ़ाई की बात है, लॉ को लेकर जो नए लॉ आए हैं उनको लेकर, तो जो नए नए एडवोकेट बने हैं या फिर जो लॉ कर रहे हैं अभी, उन लोगों के सामने समस्या आएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि सिलेबस लेंदी हो जाएगा। जो पुरानी धाराएं हैं वो याद करनी पड़ रही थी और अब नई धाराएं और जुड़ गई हैं, उनको याद करना काफी मुश्किल है। तो जब हम एक ही सेक्शन के लिए दो अलग अलग धाराएं रख देंगे याद करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि पुराना लॉ खत्म हो जाएगा। जो पहले से केसेस चले आ रहे हैं, बिल्कुल। यानी कि 1 जुलाई से पहले अगर कोई भी केस हुआ है तो उस पर पुराने कानून ही लागू रहेंगे। तो स्टूडेंट को पुराने कानून भी और नए कानून भी दोनों को ही याद करना पड़ेगा। ये एक बड़ी समस्या है, ये मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन जैसे क्लैट के बच्चों को जो मैं पढ़ाता हूं, उनको सेक्शंस याद करने की कोई जरूरत नहीं होती, एंट्रेंस में पूछे नहीं जाते, तो इसलिए उनके लिए जी। भी कोई ऐसी समस्या नहीं है। और जहां तक और एक बदलाव की तरीके से बात है हाँ। कानून के अंदर, जी जी, जी 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 ऋषि जी। जहां तक कानून में बदलाव की बात है, तो कानून में बदलाव कुछ बिंदुओं पर किए गए हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जितने भी सेक्शंस थे उनका क्रम बदलकर सेक्शन का नंबर बदल दिया गया है। डेफिनेशंस वही हैं, सजाएं वही हैं, बस कुछ हम्म। चीजों में जो बदलाव आया है उसका हमारे समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा। जी। तो जी एक सचिन। तरीके से मेरा सवाल उन लोगों को लेकर है जो जिस तरीके से अमन जी के पास मैं इसको लेकर सवाल को लेकर आना चाहूँगा। अमन जी, आप अभी आपने पिछले साल ही अपना जो लॉ की पढ़ाई थी वो पूरी की। आपने सीआरपीसी की धाराएँ, जैसा कि मैं बार-बार कह रहा हूँ, तो आपने सीआरपीसी की धाराएँ याद की होंगी, आपने उसको लेकर अपना आईपीसी की धाराएँ याद की होंगी। तो अब जो आपको तकलीफ आ रही होगी, वो कितनी बड़ी है और आप किस तरीके से इसको देखते हैं नए कानूनों को? देखिए क्षितिज जी, तकलीफ तो सिर्फ इतनी आ रही है कि जब कोई नया केस रजिस्टर होता है तो फिर हमें उस धारा के बारे में पूरा ज्ञान लेना पड़ता है, जब ही हम अपने हुँ, क्लाइंट को या फिर किसी अन्य को जानकारी दे पाते हैं। पहले क्या होता था कि केसेस इतने सारे होते थे तो धीरे धीरे अपने रूटीन वर्क में आ जाता था, रूटीन धाराएं लगती हैं। अब क्या हो रहा है, अभी जब नया ये कानून लागू हुआ 1 जुलाई से, उससे बाद में हम जी। पे जो पहला केस आया उसमें हम नॉर्मल जो एप्लीकेशन बनती है उसे बनाकर ले गए। हमें हुँ, तो कोर्ट में जाकर पता लगा कि नई धाराएं लागू हुई तो हमें फिर पूरी एप्लीकेशन चेंज करनी पड़ी। दूसरी बात, जो नई धाराएं लागू हुई हैं उसमें थोड़ी हुँ, सजा का भी कम हुई है, सजा बढ़ाई गई है, और समय उसका जो इन्वेस्टिगेशन का समय है वो कम करा गया अभी। जी, तो समस्याएं बिल्कुल। तो हुँ, हमें बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं और हमसे ज़्यादा पुलिस को उत्पन्न हो रही हैं ये समस्याएं।
जी, बिल्कुल, पुलिस को लेकर मेरा सवाल था। मैं एडवोकेट ऋषि जी आपके पास आना चाहूँगा। एक तरीके से देखा गया कि पहले ही एक तो एफआईआर दर्ज करने में कितनी आनाकानी हम देखने को मिलती है कि पुलिस कितनी आनाकानी करती है और ऊपर से अब एक ज़ीरो एफआईआर का जो ये प्रावधान है, इसको लेकर भी मेरे मन में सवाल है, भले ही मैं लॉ का उस तरीके से आपकी तरह एक ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मेरे ये सवाल है कि पुलिस सिस्टम को लेकर जहाँ पर एक ज़ीरो एफआईआर का प्रावधान दिया गया है कि आप किसी भी जगह पर अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो इसको लेकर क्या पुलिस कहीं न कहीं आनाकानी नहीं कर सकती है कि आप उधर चले जाइए या जैसे सरकारी दफ्तरों में होता है कि आप उधर चले जाइए, फाइल उधर लेकर जाइए, फाइल इधर लेकर जाइए? एक ये सवाल। नहीं, देखिए क्षितिज, पहले क्या होता था कि जिस एरिया में क्राइम हुआ है उसी एरिया हुँ, में आपको एफआईआर लिखानी है, ऐसा नियम है। नियम क्या, हुँ, नियम तो ये पहले से है ज़ीरो एफआईआर का, ये कोई नया हुँ, नियम नहीं है। इसको बस हमारी जो सीआरपीसी, नई सीआरपीसी है जिसको हम बीएनएसएस बोलते हैं, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसमें जी, लिखित तौर पर एक कोड के रूप में दे दिया गया है। ज़ीरो हुँ, एफआईआर क्या होती है कि आपके साथ अपराध कहीं भी हुआ और आप एफआईआर किसी भी थाने में लिखा सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक एनेबलिंग एक्ट है जनता के हुँ, लिए, लोगों के लिए, जो पीड़ित है उनके लिए। बल्कि जो समस्या वाली चीज इसमें है, वो पुलिस हुँ, को जो इन 3 साल से 7 साल तक के सजा वाले कानून है उनके अंदर जो प्रिलिमिनरी हुँ, इन्वेस्टिगेशन का अधिकार दिया है, जी, वो एक समस्या वाला विषय हो सकता है कि वहां पर वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में ही आपके जो खिलाफ जो भी सबूत होंगे उनको हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। वो वहां पर पुलिस को ओपन हैंड होता है। जी और तो ना वो एक सिर्फ ये न्याय के लिए, हाँ, हाँ, हुँ, और ना न्याय के सिर्फ लिए वहां पर ये एक, जी, ना सिर्फ एक जी ये क्षितिज। सवाल है मेरा, बल्कि इसको लेकर एक सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ 25,000 जो जवान थे हमारे पुलिस के, दिल्ली पुलिस की, उनको ही इस नए कानून की ट्रेनिंग दी गई और एक समय हमें याद आता है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में इसको तब पारित किया गया इन कानूनों को, जब हमारे 140 से 150 सांसद वहाँ पर निलंबन झेल रहे थे एक तरफ। तो दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जो 25,000 जवान हैं, सिर्फ उन्हीं को इन नए कानूनों की ट्रेनिंग दी गई। तो उसके तहत वो तो एफआईआर अच्छे से दर्ज कर पाएंगे। तो दूसरी तरफ पूरे देश में इसको लेकर क्या प्रावधान है, उनकी ट्रेनिंग किस हद तक पहुंची है, कहां तक पहुंची है और इसको लेकर अब उनको कितनी तकलीफ हो रही है, ये भी एक सवाल है। इसको लेकर मैं अमन जी आपके पास आऊंगा। देखिए, आ रहा हूँ ऋषि जी। जी, जी अमन। इसमें प्रावधान में जो समस्या आ रही है कि उन्हें नया ज्ञान दिया गया, लेकिन जो इसमें अमेंडमेंट हुए, पुराने केसेस हम्म, जो चलेंगे उनकी उन्हें जानकारी नहीं दी जा रही। हम्म, तो जो पुराने केसेस हैं उसमें इन्हें दिक्कत आएगी, और उनकी रूलिंग हम्म, वगैरह जो है पुराने केसों की या फिर सजा है, उन्हें उनकी जानकारी जी, नहीं है। तो वो कोर्ट में सही तरीके से अपनी इन्वेस्टिगेशन शो नहीं कर पाएंगे, और जो उनसे रिपोर्ट मांगी जाती है कोर्ट द्वारा उसे सही से नहीं बना पाएंगे। जी, बिल्कुल। और एडवोकेट ऋषि जी आप कुछ कह रहे थे? जी, देखिए, जनता के लिए इसमें चिंता का विषय सबसे ज्यादा ये है कि पुलिस कस्टडी की अवधि 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी गई। जी, अब पुलिस वाले अपनी मर्जी से किसी को भी पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं 90 दिन के लिए, पहले 15 दिन से अधिक नहीं हो सकता था। हालांकि हम्म, हमारे संविधान में धारा 21 कहती है कि हमें जीवन जीने का अधिकार है, और जीवन बिल्कुल, जीने का अधिकार सिर्फ सांस लेना या जिंदा रहना ही नहीं, फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जीवन जीने का अधिकार गौरवमय तरीके से, विद हम्म, डिग्निटी, विद डिग्निटी यस, होना चाहिए ना। तो हम्म, जीवन जीने का अधिकार, अगर आपको गलत तरीके से अरेस्ट किया जा रहा है, जेल में रखा जा रहा है, तो वो भी आपके जीवन जीने के अधिकार पर हम्म, एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। तो जी, क्या ये पुलिस स्टेट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो हम्म, कि क्या हम पुलिस से अभी इतना बिल्कुल। खुश है कि हम पुलिस के हाथ में स्टेट दे दें? आप ये बहुत बड़ा बात कह रहे हैं क्योंकि ऐसी जो जानकारी मुझे मिली है वो एक विपक्षी सांसद जो है हमारे वो भी लगा रहे हैं कि एक पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर इसको लेकर उन्होंने कई अ, उन्होंने पेटिशंस भी की हैं कोर्ट में। देखिए, कर्नाटका ने इसके लिए सेंटर को लेटर भी लिखा है।
इस विषय पर, और कई सारे स्टेट्स ने इस पर आपत्ति उठाई है। और आप एक और चीज है जो कि लोगों के लिए मतलब हमारे संवैधानिक अधिकार जो हैं, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऊपर कुठाराघात करती है ये चीज कि अब एक व्यक्ति के एब्सेंस में भी उसका ट्रायल हो सकता है, उसके ऊपर केस उसके एब्सेंस में चलाया जा सकता है, जबकि फंडामेंटल राइट कहता है कि बिना सुने किसी को आप सजा नहीं दे सकते, एक तरफा सुन के आप सजा नहीं देंगे। तो यहाँ पर एक तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर कुठाराघात हो सकता है, पुलिस के हाथ में ज्यादा पावर दी जा रही है। कोर्ट से अगर आप अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे, जैसे एपीपी के अपॉइंटमेंट में या एक जिसको यूपी में एडीजीसी बोला जाता है, उनके अपॉइंटमेंट में जो जजेस थे उनका रोल खत्म करके पूरी तरीके से स्टेट ने अपने हाथ में ले लिया, गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया है। तो वहां पर एक चेक एंड बैलेंस वाला चीज खत्म होते हुए दिखती है। जी बिल्कुल, और ये बड़ी बातें हैं क्योंकि इस कानून को लेकर जो अभी असमंजस की स्थिति है वो अभी लगातार बनी रहेगी, क्योंकि एक ऐसे समय में ये पारित हुआ, मैं लगातार कह रहा हूँ कि जब 140 सांसद से 150 सांसद हमारे विपक्ष के वहां पर निलंबन झेल रहे थे पार्लियामेंट में। अब मैं बहुत देर हो गई तो निशांत जी के पास भी जाना चाहूंगा। निशांत हमारे लॉ के स्टूडेंट हैं और अभी लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, तो निशांत आप किस तरीके की तकलीफ झेल रहे हैं, क्योंकि आपके वही सवाल दोबारा से मन में आता है, क्योंकि सीआरपीसी आईपीसी रख के बैठे होंगे, फिर दोबारा से उसको भूलकर अब नई धाराओं को याद करना पड़ेगा। और हमको ये भी बताया एडवोकेट ऋषि ने हमारे कि पुराने केसेस में 1 जुलाई से उनमें पुरानी धाराएं, नए में नई धाराएं, तो कितना मुश्किल है आपके लिए। माइक म्यूट पर है आपका। सॉरी सर, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहला साल ही कंप्लीट किया है, तो अभी तो मैंने जो सीआरपीसी आईपीसी जो पुराने हैं मैंने अभी तक उनको अध्ययन नहीं किया है, पर अच्छा। क्योंकि आने वाले समय में मैं वो नए भी पढ़ूंगा और मुझे साथ में पुराने भी पढ़ने पड़ेंगे, तो अवश्य ही दिक्कत तो होगी, पर ठीक है, मैनेज कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने बनाया है तो डील तो करना ही पड़ेगा। हाँ, पर दिक्कत तो होगी ही, ये तो बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट ने बनाया है तो दिक्कत भले ही हो, लेकिन डील करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार ने बनाया है कोई कानून तो शायद हमारे अच्छे के लिए होगा, या फिर इसमें जो त्रुटियां होंगी उनको दूर करने की कोशिश लगातार जारी रहेगी। ऋषि जी, मैं आपके पास दोबारा से आना चाहूंगा। आप क्लैट के बच्चों को कोचिंग भी देते हैं, तो वहां पर किस तरीके के परेशानी वो सामना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह वही सवाल है कि सवाल वापस घूम के आता है कि सीआरपीसी, आईपीसी, बीएनएसएस, तो यही सब बदल गया है, तो उनके जीवन में कितना बदलाव आया है, वो किस तरीके से आप उनको कैसे सांत्वना देंगे कि आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। देखिए, जो बच्चे भी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि उनके जीवन पे कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। मुश्किल से मुश्किल उनको 4 या 5 एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि उनको सेक्शंस याद करने नहीं होते। उन्हें नहीं याद करना कि सेक्शन 420 में फॉर्जरी दे रखी है, अब वो सेक्शन चेंज हो गए, कोई और सेक्शन हो गया है, या 124 में 124 ए में सीडिएशन था, अब वो चेंज होके 150 हो गया है, ये उनको याद नहीं करना था ना, अब करना है, तो उनके जीवन पे असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ पर मिस कर रहे हैं कि जो हम लोग बच्चों की तो बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ रहे हैं तो वो पूरा का पूरा पढ़ेंगे ही, और नया लॉ भी पढ़ेंगे, पुराना भी पढ़ेंगे। लेकिन समस्या आने वाली है उनके साथ जो हमारे कोर्टों में वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जिनके पास पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके पास दिन भर के इतने मुकदमे हैं, इतना काम है, वो कब पढ़ेंगे, तो वो वहां पर समस्या आएगी सबसे। बिल्कुल। और अब मैं सबसे बड़ी समस्या, अमन जी, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के लोग जो इस कानून को झेलेंगे उन पर आने वाली है। एक इसमें नई चीजें जो ऐड की हैं, मैं उनसे थोड़ा सा आपको बिंदुवार बता दूंगा। जैसे टेररिज्म एक्ट, एक टेररिज्म एक्टिविटी करके एक नई चीज इसमें जोड़ी गई है इस वाले एक्ट में। और टेररिज्म एक्टिविटी में आपने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया या नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो भी आप उसमें आ सकते हैं। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि टेररिज्म एक्टिविटी को ये एक्ट कहीं भी डिफाइन नहीं करता कि टेररिज्म एक्टिविटी क्या होगी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, जैसे एमएलएम वाले चलते हैं फ्रॉड बहुत सारे, तो उस तरीके के फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके एक नया सेक्शन बनाया गया, ठीक है, तो वहां पर भी उसकी डेफिनेशन नहीं है।
एक जो सबसे खतरनाक कानून है वो ये है कि जहां पर आपके बोले हुए शब्दों से या किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन से देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरा हो, वो जी क्या हो जाएगा? वो भी आपका टेररिस्ट एक्टिविटी में आ जाएगा, यानी कि आपके ऊपर यूएपीए के चार्जेस लगेंगे। बिना जी वारंट के आपको अरेस्ट किया जा सकेगा, बिना एक्सप्लेनेशन के आपको कम से कम 3 महीने जेल में रखा जा सकेगा। और जी इसलिए, और इसको डिफाइन कहीं नहीं किया। तो बिल्कुल यूनिटी पे खतरा तो मैं किसी भी चीज, किसी भी छोटे से झगड़े को बना सकता हूँ कि यूनिटी पे खतरा था जी। अगर हम्म, दो ग्रुप बन गए लड़ाई में तो सीधे सीधे देखा जा सकता है कि वहां पर यूनिटी पे खतरा है। दो ग्रुपों के जी बीच में लड़ाई हो रही है, उनमें एनिमिटी बढ़ रही है, तो यूनिटी पे खतरा है। उसमें आप पुलिस को एक खुला हाथ दे रहे हैं कि वो ड्रैकोनियन लॉ को हमारे ऊपर लागू कर। जी बिल्कुल, आप ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं जो थोड़ी चिंताजनक जरूर हो सकती हैं आगे चलकर, लेकिन हमारे देश में एक अच्छा विपक्ष भी आया है, तो हो सकता है इसको लेकर कुछ अच्छी स्थितियां आगे चलकर उत्पन्न हो। अमन जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है, अब इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। आपके साथियों के बीच में क्या माहौल है इसको लेकर, और उनके बीच में कितना असमंजस है, कितना उनके बीच में क्लैरिटी है इस कानून को लेकर? जैसा ऋषि जी ने भी पहले बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को परेशानी हो रही है, ये बात सत्य है कि वरिष्ठ अधिवक्ताओं को परेशानी ये हो रही है कि भाई अब उन्हें फिर से पूरा कानून पढ़ना पड़ा है। दूसरी बात, जैसे हम वकीलों में बैठते हैं और कुछ हमारी जजेस से भी बात होती हैं, जो जस्टिस हैं यहाँ पर। एक जी मैं केस में गया हुआ था, वहां पर जस्टिस ने भी कहा, जो न्यायाधीश होते हैं उन्होंने भी कहा कि वकील साहब यार हमें भी अब पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो जी सीन ये बना कि वहां पर पूरी कोर्ट का ही एक ही शब्दों में कहना था कि यार सारी मेहनत अब फिर से करो। जी जो बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर्मेट हैं उनमें भी थोड़ा बहुत बदलाव शायद करा है इन्होंने, अभी कुछ वैसे चेंज देखने को नहीं आया हमारे, क्योंकि नए केसेस इतने ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं। पुलिस ने क्या करती है, पुलिस अपना क्राइम रिकॉर्ड कम करने के लिए तो केस कम करती है। जैसा कि जी आपने कहा था कि एफआईआर वगैरह ये लोग कम दर्ज करते हैं, कम फाइल करते हैं, तो ऐसे ही अब ये कर रहे हैं कि अपना क्राइम रिपोर्ट कम दिखाने के लिए एफआईआर कम दर्ज कर रहे हैं। तो इस वजह से अभी ज्यादा नए बिल्कुल केसेस नहीं हो पा रहे हैं। जी तो बिल्कुल, तो इसमें ये यही है कि जी बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। सभी अधिवक्ता परेशान है कि भाई अब दोबारा से, और हमसे पहले पुलिस परेशान है कि भाई क्योंकि उन्हें अपनी एफआईआर लॉन्च करनी है, जी तो सबसे पहले तो उन्हें ही पढ़ना पड़ रहा, प्रोसीडिंग भी पढ़नी पड़ रही है, और जो धाराएं लगानी है बीएनएसएस की वो भी पढ़ना उन्हें। तो हमसे ज्यादा समस्या उन्हें हो रही है। बिल्कुल फिर हमें समस्या होती है जब एफआईआर होकर चार्जशीट लग जाती है, तब हमें समस्या उत्पन्न होती है कि भाई अब पूरा पढ़ो इसे। जी बिल्कुल, सभी के लिए एक तरीके से थोड़ी बहुत दिक्कत तो देखने को मिल रही है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, और इस कानून को लेकर क्या-क्या चर्चा निकलकर सामने आई, इसको लेकर आगे कितना विचार किया जाएगा और किस तरीके से ये आगे देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये है नई सोच। नमस्कार।